हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें हम रिव्यू लेके चलेंगे, मतलब कि पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पूरा एक्सप्लेन के लिए अलग वीडियो है, ये सिर्फ रिव्यू रहेगा। एग्ज़ाम के जो लास्ट में देखा जाता है उसके लिए। इसमें हम नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो भी आता है ना डिजीज़, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लें तो दोनों का त्रायाद होता है। तो इसका याद रखिएगा आई से और इसका याद रखिएगा ओ से। इन्फ्लामेशन में आई आता है और ओ किस में आता है, तो देखिए ओ आता है ना प्रोटीनेमिया में। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। नेफ्राइटिक में मेनली क्या होता है ना, जो हमारा ग्लोमरुलस है उसमें स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसके कारण ये आरबीसी ये सब पास करने लगता है। आरबीसी पास करता है और यूरिन में आरबीसी मिलता है, इसलिए इसमें जो सिम्टम होता है वो होता है हेमेट्यूरिया। और बहुत सारा डिस्मॉर्फिक आरबीसी मिलेगा तो उसको कहते हैं आरबीसी कास्ट। तो इसमें आरबीसी कास्ट, हेमेट्यूरिया, प्रोटीनूरिया भी मिलेगा, लेकिन ये कितने होंगे, 3.5 से कम होंगे। 3.5 ये ग्राम पर डे से कम होंगे। इसमें इदीमा देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन होंगे पेशेंट में, और रीनल इनसफिशिएंसी होगी। तो अगर नेफ्राइटिक का हम इस तरह से त्रायाद बनाना चाहें तो क्या क्या होगा, हेमेट्यूरिया, उसके बाद इदीमा, हाइपरटेंशन, ये मेनली 3 चीज़ देखने को मिलेगा। और एक और चीज़, अगर यूरिन में ब्लड मिल रहा है तो यूरिन का कलर कैसा होगा, कोला रेड कलर का होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा बर्गल डिजीज या आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी में मेनली क्या होता है ना, कि पहले आपको यूरिनरी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, उसके 1-2 दिन के बाद आपको क्या होगा, आपके ये यूरिन में ब्लड के सैंपल दिखने लगेंगे, तो उसको कहते हैं आईजीए। तो ये भी एक कॉज हो सकता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम का। नेफ्रोटिक में क्या होता है, हैवी प्रोटीनूरिया 3.5 से ज़्यादा देखने को मिलता है। कितना, 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर प्रोटीन ज़्यादा निकल रहा है तो ब्लड में प्रोटीन कम होगा तो हाइपो एल्बुमिनेमिया, ठीक है, देखने को मिलेगा। उसके बाद इदीमा, हाइपरलिपिडीमा, थ्रोम्बोटिक डिजीज, रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, थ्रोम्बोटिक डिजीज देखने में लगता है कि अच्छा ये तो थ्रोम्बोटिक है, ब्लड से रिलेशन है तो नेफ्राइटिक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नेफ्रोटिक से। ये मेनली लिपिड ज़्यादा हो जाने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण ये देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, थ्रोम्बोटिक डिजीज किस में होता है, तो नेफ्रोटिक्स में होता है। और इसमें बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट C3b जो होते हैं उनका लॉस्ट होता है, इसलिए रिकरेंट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसमें मेनली कौन कौन डिजीज आते हैं, तो देखिए, एक बार जब ऊपर वाले कौन से नेफ्रोटिक हैं, नेफ्रोटिक धीरे धीरे डिजीज सीवियर होते जा रहा है, फिर वो नेफ्राइटिक में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन नेफ्राइटिक डिजीज कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन नेफ्राइटिक में आ जाएगा PSGM, और ये चाइल्ड में देखने को मिलता है। और मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक इन द चाइल्ड तो MCD, मतलब कि मिनिमल चेंज डिजीज या मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोपैथी। मान लीजिए कि आपके पास एक पेशेंट आया। पेशेंट क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, पेशेंट जो है वो चाइल्ड है, उसको क्या होया हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस होया हुआ है, मतलब कि उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होया हुआ है। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के मेनली 1 से 3 वीक के बाद उसके ब्लड में हेमेट्यूरिया आने लगा। ठीक है, क्या क्या आने लगा, हेमेट्यूरिया आने लगा। उसके बाद उसका जो यूरिन है वो रस्टी कलर या उसमें कोला कलर का दिखने लगा। ये पेरी और वाइटल इदीमा है, हाइपरटेंशन मिला, क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ रहा, आरबीसी कास्ट मिला। तो उसको हम क्या समझेंगे, उसको हम समझेंगे ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस,
या फिर किसी को इम्पिटिगो हुआ है रैश, उसके 2 से 6 वीक के बाद आपको ये सब सिम्टम दिख रहे हैं तो भी हम क्या कहेंगे उसको, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो उसके डायग्नोसिस में मेनली क्या क्या देखने को मिलेगा। तो डायग्नोसिस में आपको जब हम उसका हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे और लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे, क्या लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो हाइपर सेलुलरिटी दिखता है जिसमें इनफिल्ट्रेशन होता है न्यूट्रोफिल का, ग्लोमुलस इनलार्ज लंपी बम्पी अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, अगर हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सब एपिथेलियम में इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन है जो हम्प्स की तरह दिख रहा है। ये क्यों होगा, तो एंटीबॉडी के डिपोजिशन के कारण। अगर इम्यूनोफ्लोरोसेंस में देखेंगे तो ग्रैनुलर डिपोजिशन हो रहा है। ग्रैनुलर डिपोजिशन में आईजीजी, आईजीएम और C3 कॉम्प्लेक्स है, तो ब्लड में C3 का लेवल कम होगा और एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, एंटी डीएनए दिखेगा। ठीक है, इसका अपीयरेंस अस्टेरी स्काई कलर का भी अपीयरेंस दिखता है। तो रीनल बायोप्सी में मेनली ये सब दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी ट्रीटमेंट जो सिम्टम है उसको सही करने का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ये मेनली 2 से 14 साल के बच्चों में देखा जाता है। डेवलप्ड कंट्री में ये एल्डर में देखा जाता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में ये चाइल्ड में देखा जाता है। इसका दूसरा नाम एक्यूट इंडोकैपिलरी प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या एक्यूट प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी है। इसमें जो पेशेंट आते हैं उनमें प्लैंक पेन रहता है, हेडेक, मलेस, एनोरेक्सिया ये सब देखने को रहता है। अगर ये सीवियर हो जाए तो बाद में रैपिड प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, लेकिन अभी सीवियर की बात नहीं कर रहे हैं। अब जो दूसरा डिजीज है जो चाइल्ड में होता है मोस्ट कॉमन, वो होता है MCD। क्या है, मिनिमल चेंज डिजीज। ठीक है, और ये नेफ्रोटिक में होता है, नेफ्रोटिक। ठीक है, तो नेफ्रोटिक आप MCD देख लेते हैं, तब चाइल्ड वाला कंप्लीट हो जाएगा पेडियाट्रिक। सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, इसको हम नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी पेशेंट जिसको क्या हो गया, इंडोकार्डाइटिस हो गया है, ये जो सब बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस होता है, सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, ये सीरियस नहीं होता, ये धीरे धीरे ग्रो करता है। ये एक्यूट की तरह नहीं होता कि एकाएक डेवलप होता है और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, ये धीरे धीरे डेवलप करता है। अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो ये हमारे ये ग्लोमरुलस को भी अफेक्ट करता है, जिसके कारण नेफ्राइटिक सिम्टम्स शो होते हैं। इसलिए इसको हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस में। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या दिखेगा, तो इसमें नॉर्मल अनीमिया, ये नॉर्मोसिस्टिक अनीमिया होंगे, ये सार बढ़ा हुआ होगा, कॉम्प्लीमेंटेमिया कम रहेगा ब्लड में, रीनल फेल्योर के टीटर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अनका रहेगा। अनका मतलब क्या होता है, तो ये वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज है जो अभी आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप 3 क्रायोग्लोबुलिन्स होंगे, सर्कुलेटिंग इम्यूनो कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, इसका पैथोजेनेसिस में कुछ नहीं होता है। सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के साथ वो डिपोजिट होने लगते हैं और फिर किडनी को हार्म करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक स्पेशल अपीयरेंस होगा जिसको कहते हैं फ्लिया विटेन अपीयरेंस, इसी से आपको पता चलेगा। बाकी आपको इसमें नेफ्राइटिक के सिंड्रोम दिखेंगे। ट्रीटमेंट में मेनली जो इन्फेक्शन है उसको इराडिकेट किया जाता है एंटीबायोटिक का यूज करके 4 से 6 वीक के लिए। अब आते हैं लुपुस नेफ्राइटिस में। ये जो लुपुस नेफ्राइटिस है ना, ये किसी इंसान को अगर सिस्टमेटिक लुपुस एरिथेमस होया हुआ है तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टमेटिक लुपुस एरिथेमस है ना, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो अफेक्ट करता है और भी बॉडी पार्ट को। तो उसमें से हमारा किडनी भी एक पार्ट ऑर्गन है जिसको ये अफेक्ट करता है और जिसके कारण लुपुस एरिथेमस होता है। ठीक है, इसमें हमें नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों सिम्टम दिखेंगे। ये इसमें जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन होगा वो है प्रोटीनूरिया। ठीक है, इसके मेनली 6 क्लासेज हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। क्लास 1 को कहते हैं, ऐसे याद रखिए, क्लास 1 को कहते हैं मिनिमल
ये मेसेंगियल, क्लास 2 को कहते हैं प्रोफारेटिव मेसेंगियल, क्लास 3 को फोकल नेफ्राइटिस, क्लास 4 को डिफ्यूज नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस दोनों है, एक में फोकल एक में डिफ्यूज। क्लास 5 को कहते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस, क्लास 6 को कहते हैं स्क्लेरोटिक नेफ्राइटिस। तो इस तरह से नेफ्राइटिस याद हो जाएगा। क्लास 1 में क्या होता क्या है, नॉर्मल हिस्टोलॉजी रहेगा लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है। क्लास 2 में क्या होगा, हाइपरसेरुलिटी देखेंगे। तो क्लास 1 और क्लास 2 को अगर दोनों को मिला के से क्लिनिकल फीचर्स देखें तो मिनिमम रीनल मैनिफेस्टेशन होगा, रीनल फंक्शन नॉर्मल होंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम रेयर होंगे और एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस होगा, ठीक है। देखिए क्लास 1 और क्लास 2 का ये पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये क्लास 1 है और ये क्लास 2 है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं थोड़े मोड़े, इसमें देखिए थोड़ा सा हाइपरसेलुलरिटी आ रहा है, ठीक है। क्लास 3 में क्या है, ये मोस्ट वेरिड कोर्स होता है। इसमें डिफ्यूज इंडो कैपिलरी दिखते हैं, लेकिन ये जो होता है ना फोकल, ये लेस देन 50% होता है, डिफ्यूज में ग्रेटर देन 50% देखने को मिलता है। और ये जो है जो फोकल है वो अर्ली प्रेजेंटेशन होता है क्लास 5 का, क्योंकि अगर 50% से कम होगा तभी तो 50% से ज़्यादा ये देखने को मिलेगा प्रोफरेशन, ठीक है। तो ये माइल्ड वेरीज कोर्स है, इसमें हाइपरटेंशन, यूरिनरी सेडिमेंटेशन, प्रोटीनूरिया ये सब देखने को मिलेगा। इसमें क्रिएटिन भी हाई होंगे, ठीक है। लेकिन 5 ईयर्स में रीनल फेलियर के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लास 4। क्लास 4 में एंटी डीएनए मिलेगा, लो सीरम कम्प्लीमेंट मिलेंगे, हेमेटूरिया, आरबीसी कास्ट, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, डिक्रीज रीनल फंक्शन ये सब दिखेंगे। तो ये सब याद रखिएगा, कोई भी पेशेंट अगर सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमस हो उन्हें ही होगा। क्लास 5 में क्या होंगे, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, मिक्स्ड मेम्ब्रेनस और प्रोफरेटिव डिजीज इसमें देखने को मिलेगा। क्लास 6 मोस्ट सीवियर फॉर्म, इसमें जितने भी सेल है वो फाइब्रोटिक हो जाएंगे, स्क्लेरोटिक हो जाएंगे, इसके कारण इन स्टेज रीनल डिजीज देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो हम पहले तो हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड देंगे, उसके बाद 2 से 6 मंथ के लिए साइक्लोफॉस्फामाइड या माइक्रोफिनोलेट मोफिटिल देंगे। उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी करेंगे, लो डोज देंगे स्टेरॉइड का, और उसके साथ साथ हम ये या तो माइक्रोफिनोलेट या एजाथियोप्राइन देंगे ताकि वो दोबारा वापस ना आए, ठीक है। बाकी उसके जो सिम्टम्स हैं उसका ट्रीटमेंट करेंगे। 20% जो पेशेंट थे जिनको लुपुस अर्थराइटिस है, लुपुस नेफ्राइटिस है, उनमें ऑलरेडी ESRD आया हुआ होता है। जो सिस्टमेटिक लुपुस नेफ्राइटिस है, सिस्टमेटिक लुपुस एरिथेमस है, इसका अगर कोई याद करने का कोड पूछे तो होता है सोप ब्रेन MD मतलब मलार रैश होता है और डिस्क्वायड रैश होता है। उसके बाद इसमें सोप सेरोसाइटिस मतलब कि प्लूरलाइटिस और पेरिकार्डाइटिस, प्लूरा में इन्फ्लामेशन और पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन, ओरल अल्सर, अल्थराइटिस और फोटोसेंसिटिविटी देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रेन में क्या हो, बी में ब्लड में जितने भी होते हैं वो लो हो जाते हैं, आर से रीनल प्रोटीन देखने को मिलता है, एना देखने को मिलता है, इम्यूनोलॉजिक प्रॉब्लम होते हैं और न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एंटी ग्लोमुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, इसमें मेनली हम गुडपाचर्स डिजीज देखेंगे। एंटी GBM डिजीज में मेनली आपको गुडपाचर सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है। होता क्या है ना, जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें ट्रिपल हेलिक्स का इस तरह से ये अल्फा चेन पाया जाता है, बाहर में इस तरह का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है इसी में क्या हो जाता है, एंटीबॉडी आके अटैक करने लगते हैं और उसको कहते हैं एंटी GBM एंटीबॉडी। ये एंटी GBM एंटीबॉडी क्या होता है ना, 2 जगह पाया जाता है, एक लंग में और किडनी में। जब ये अटैक करना चालू करेंगे तो ये किडनी में तो करेंगे ही, लंग में भी करेंगे। तो जिस पेशेंट को ये एंटी GBM एंटीबॉडी क्रिएट हो गया है उनमें हेमोप्टाइसिस मतलब कि कफ करते समय खून आएगा और दूसरा यूरिन के समय भी खून आएगा। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात पर
इसको क्या नाम रखा गया है? गुड-पाचर सिंड्रोम रखा गया है। और वहीं जो ये 3 अल्फा चेन है, अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो हेरिडेटरी नेफ्राइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेनली 2 एज में होता है, यंग मैन में और बूढ़े लोग में। बूढ़े लोग मैन और वुमेन दोनों में हो जाएगा 60 से 70 ईयर्स ओल्ड में। ठीक है, इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, बैड प्रोग्नोसिस होता है। गुड प्रोग्नोसिस अगर ये वेस्कुलराइटिस के साथ हो, बैड प्रोग्नोसिस जब इसका सीवियर स्टेज हो, जैसे कि फाइब्रोसिस हो, क्रीसेंट हो, क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ हो। इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो प्लाज्मा फेरेसिस से करते हैं। तो गुड-पाचर सिंड्रोम को कह सकते हैं ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो अफेक्ट करता है लंग और किडनी को। लंग में क्या होगा? तो इन्फ्लामेशन होंगे जिसके कारण ब्लीडिंग होगा, जिसको कफ करने पे ब्लड आएगा। किडनी में हेमेटूरिया होगा, हेमेटूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। ठीक है, अब आते हैं इसका अगला टॉपिक जिसका नाम है आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी, इसका अगर कॉमन सिनेरियो देखिएगा तो ये ज़्यादा कॉमन होता है मेल में। इसमें आईजीए डिपॉजिट होता है कहाँ पर? तो ग्लोमरस में, ग्लोमरस के मेसेंजियल में डिपॉजिट होता है। इसमें ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पूरे दुनिया में। इसको बर्गर डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें बार बार हेमेटूरिया होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। प्रोटीनूरिया इसमें होगा, परसिस्टेंट एसिम्प्टोमेटिक हेमेटूरिया होंगे। अनकॉमन नेफ्रोपैथी एक नेफ्रोपोटिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इससे रिलेशन होता है हेनॉक स्क्लेरोटिन पुलपुला से। जैसे कि अगर ये आईजीए डिपॉजिट होगा कहाँ पर? किडनी में, तो इसको कहेंगे आईजीए नेफ्रोपैथी। लेकिन यही ब्लड वेसल्स पे होगा तो इसको हेनॉक स्क्लेरोटिन पुलपुला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हेनॉक स्क्लेरोटिन पुलपुला है ये प्रोमिनेंट सिस्टमिक डिजीज है, यंगर एज में देखने को मिलता है, इन्फेक्शन के साथ आता है। उसके बाद ये कंप्लेन, एब्डोमिनल कंप्लेन भी इसमें देखने को मिलते हैं। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? आईजीए का डिपोजिशन होगा। तो कैसे होंगे? सबसे पहले म्यूकोसल इन्फेक्शन होगा। म्यूकोसल इन्फेक्शन के कारण आईजीए बढ़ जाएगा, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स में डिस्टर्बेंस होंगे जिसके कारण ग्लोमेरुलर इंजरी देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो है ना कि जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ए के कारण ये होता है, तो ये 2 में देखा जाता है, एक तो पीएसजीएन में और एक आईजीए में। ठीक है, पीएसजीएन में पहले पीडियाट्रिक्स पेशेंट पे देखा जाता है। अगर यही स्ट्रेप्टोकोकस के बाद अगर ये हेमेटूरिया देखने को मिले तो वो आईजीए रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ना, जैसे कि बच्चे में पहले सोल थ्रोट हुआ तो उसके 10 से 14 दिन के बाद में ये हेमेटूरिया देखने को मिलता है, लेकिन आईजीए में लेस देन 72 आवर्स में। जो ये पीएसजीएन है इसमें C3 कम हो जाता है लेकिन नॉर्मल होता है आईजीए में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रीटमेंट में हम नॉन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन देते हैं, जैसे कि एसी इनहिबिटर, ARV, जिसके कारण ब्लड लॉस कम हो सके, प्रेशर कम हो। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं ताकि इन्फेक्शन कम हो, ताकि इन्फ्लामेशन कम हो। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो है इन्फेक्शन, इसलिए इसके साथ साथ हमें ये नॉन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन भी देना होता है। चलिए अब आते हैं एनका स्मॉल वेसल वैस्कुलरिटी। ये क्या होता है? ये मेनली स्मॉल ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है अनका के कारण। अनका क्या है? एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ऑटो एंटीबॉडी है। इसमें जो हमारा WBC का कंपोनेंट होता है जिसको न्यूट्रोफिल कहते हैं, उसमें म्यूटेशन आ जाने के कारण ये ब्लड वेसल को डैमेज करने लगता है। तो ये ब्लड वेसल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किडनी में पड़ रहे हैं तो किडनी का ही ब्लड वेसल को डैमेज करता है, ये और भी अदर पार्ट के ब्लड वेसल को डैमेज करता है। इसमें मेनली 2 तरह का प्रोटीन पन्ना होता है, एक एंटी प्रोटीनेज 3 जिसको PR3 कहते हैं, ये मेनली उन में होता है जिनमें ग्रैनुलोमैटोसिस देखने को मिलता है। MPO ये उनमें होता है जिसमें माइक्रोस्कोपिक पोलिनजाइटिस देखने को मिलता है, और लंप 3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, मेनली बहुत सारे इसके टाइप हैं, जैसे कि ग्रैनुलोमैटोसिस विथ
पोली एंजाइटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GPA कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम ये बेगिनर डिजीज है। इसमें इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग तो होता ही है स्मॉल ब्लड वेसल में। जब अंदर माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो इसमें ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, और ये लंग और साइनस दोनों को अफेक्ट करता है। इसी में अगर 2 डिजीज और बढ़ा दें, अस्थमा और इस्नोफिल बढ़ा हुआ, तो फिर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस्नोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विथ पोली एंजाइटिस। तो इसमें इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में EPGA कहते हैं, और दूसरा नाम इसका है क्रूज स्ट्राउस, ठीक है, STRAUSS, ठीक है। अब एक होता है अनका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो मेलिग्लोमरस में स्मॉल वेसल्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है, इन्फ्लामेशन करता है, जिसके कारण ब्लड लीकेज होता है, तो यूरिन का कलर रेड डार्क कोला कलर हो जाता है, या प्रोटीन लीकेज करता है, जिसके कारण यूरिन फ्रोथी झाग जैसा हो जाएगा। इसके कारण किडनी फेलियर भी हो सकता है, जिसमें हमें डायलिसिस करवाना होगा। ये बच्चों में नहीं होता है, ये ज़्यादा होता है तो 50 से 60 ईयर्स ओल्ड में। इसके सिम्टम में फीवर, नाइट स्वेटिंग, बॉडी एच, जॉइंट मसल पेन, भूख नहीं लगना, वेट लॉस, ये सब देखे जाते हैं। ये किडनी को अफेक्ट करता है तो ब्लड इन यूरिन, फोमी यूरिन, हाइपरटेंशन, रीनल फंक्शन कम हो जाना। लंग को अफेक्ट करेगा तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कफ, ब्लड, उसका चेस्ट पेन, ये सब करता है। अगर साइनस को अगर अफेक्ट करेगा तो साइनस पेन, कंजेशन, साइनस इन्फेक्शन। अगर अपर एयरवेज को अफेक्ट करेगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, हॉर्स वॉइस, कफ। आई को अफेक्ट करेगा तो रेड, इरिटेटेड आई, आई पेन, ब्लर विजन, लॉस ऑफ विजन। ईयर को अफेक्ट करेगा तो टैनिटाइटिस, इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर, हियरिंग लॉस। अगर ये नर्व को अफेक्ट करेगा तो नमनेस। स्किन को अफेक्ट किया तो रैसेज, ये सब देखने को मिलेगा। तो इसमें ट्रीटमेंट हम करते हैं कि ये इम्यून के कारण होता है, इसलिए इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन देते हैं। तो इसमें इंडक्शन थेरेपी और मेंटेनेंस थेरेपी दोनों किया जाता है, ताकि हम इसको दोबारा आने से बचा सके। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। MPGN ये दोनों नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों होता है। MPGM जो होता है ना, इसके 3 टाइप होते हैं। पहले टाइप को इम्यून कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जो क्लासिकल MPGN कहलाता है। दूसरे टाइप को डेंस डिपॉजिट डिजीज कहते हैं, जिसको हम अगर सिर्फ C3 उसमें मिलेगा तो C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो टाइप 1 और टाइप 2 है, ये टाइप 1 मेनली आइडियोपैथिक होता है, और टाइप 2 हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब के कारण देखने को मिलता है, ठीक है। जो अगर इसका ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो डेंस डिपॉजिट देखने को मिलेगा C3 नेफ्राइटिक फैक्टर का, और लाइट माइक्रोस्कोपी में थिकनिंग दिखेंगे, लेकिन कोई सेरेलिटी नहीं होगा। डिपोजिशन सब इंडोथेलियल का होगा, ठीक है। उसके बाद जो डिपोजिशन की बात करें तो इसमें डिपोजिशन का डिवीज़न हुआ है। जैसे कि अगर हम डिपोजिट करें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का, तो टाइप 1 का सब इंडोथेलियल में होता है, टाइप 2 का इंट्रा मेम्ब्रेनस में होता है, और टाइप 3 का मेनली दोनों सब इंडोथेलियम और सब इपिथेलियम में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टाइप 1 और टाइप 2 को ये डिवाइड करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज होते हैं, इसमें दोनों एक्टिवेट होते हैं, क्लासिकल और अल्टरनेट दोनों। इसमें C1, C3 और C4 कम होता है, हाइपो कम्प्लीमेंटेमिया देखने को मिला है। टाइप 2 में सिर्फ अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट होता है, इसमें सिर्फ C3 कम होता है, और परसिस्टेंट हाइपो कॉम्प्लीटेनेमिया देखने को मिलेगा। MPGM का जो टाइप 1 है वो उसको इम्यूनो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है वो सब इंडोथेलियम में डिपोजिट हो जाता है, जिसके कारण ये ट्रम्प तक अपीयरेंस दिखता है सिल्वर या पास स्ट्रेन से, या तो स्प्लिट बेसमेंट मेम्ब्रेन या डबल बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगा। लाइट माइक्रोस्कोप से कैसे दिखेगा? तो लाइट माइक्रोस्कोप से मेनली थिक दिखेगा, लोबुलर एटेन्यूएशन दिखेगा प्रोफरेशन के कारण।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सब एंडोथेलियल डिपॉजिट और इनफ्लोरोसेंस से ग्लैंडुलर या आईजीजी या C1 C3 C4 का डिपोजिशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉज में प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में आइडियोपैथिक होते हैं, सेकेंडरी में बहुत सारे कॉज होते हैं। अगर मलेरिया से रिलेटेड होगा तो फिर इसको मेसेंगियो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहेंगे। एमपीजीएन को एपीजीएन भी कहा जाता है। ठीक है, एपीजीएन है जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कॉज करता है और एनपीजीएन है जो एनएस कॉज करता है, और मतलब कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, मतलब कि अगर सिंपल वे में ग्राफ बना के समझना चाहें तो एमपीजीएन दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को आइडियोपैथिक कहते हैं, सेकेंडरी को सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी का दो टाइप होता है। एक टाइप में दोनों चलते हैं, कौन कौन सा, तो ये कम्प्लीमेंट, क्लासिकल कम्प्लीमेंट और अल्टरनेट कम्प्लीमेंट दोनों चलता है। लेकिन टाइप 2 में सिर्फ डेंस डिपॉजिट होता है और इसमें सिर्फ अल्टरनेट पाथवे चलते हैं। सेकेंडरी जो होता है वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, SIV, CLL और लिम्फोमा का सेकेंडरी होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन सा होता है एडल्ट में, तब फोकल सिगमेंटेड ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अगर मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में पूछे तो मिनिमल चेंज डिजीज। ठीक है, जो फोकल सिगमेंटेड होता है ना, उसमें मेनली HIV से रिलेशन होता है और इंट्रावेनस ये इंजेक्शन से। उसके बाद जो मेम्ब्रेनोस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है उसमें SLE से रिलेशन होता है, सिस्टमेटिक लूपुस इराइथेमस से। मिनिमल चेंज जो होता है वो बच्चे में होता है और पोडोसाइट से रिलेशन होता है। मेम्ब्रेनो प्रोफारेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मेम्ब्रेन क्या होते हैं, प्रोफारेट हो जाते हैं और ट्रम्प ट्रैक की तरह अपीयरेंस होता है। अगर कोई 10 साल का बच्चा है उसमें पफी अपीयरेंस है, आई में क्या होया हुआ है, स्वेलिंग होया हुआ है, तो आप उसमें कौन सा डिजीज कहेंगे, उसमें मिनिमल चेंज डिजीज होगा। अगर 31 ईयर का डायबिटिक पेशेंट है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसको क्या कहेंगे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर 50 साल का बच्चा है, उसमें डिक्रीज हो गया है विजन, हेमेटूरिया, नॉन प्रोडक्टिव कफ है, तो वो कौन सा हो जाएगा, या तो वो गुडपाचर्स हो जाएंगे या GPA या MPO हो जाएगा। ठीक है, या अस्थमा क्रूसस्ट्रास होंगे। तो चलिए, अगर क्या है डिजीज़ का नाम मिनिमल चेंज डिजीज है, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा एनसिड के कारण, लिथियम के कारण या हॉर्डिक डिजीज़ के कारण। बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें इफेसमेंट मतलब कि पोडोसाइट थिन हो जाता है और स्टेरॉयड इसमें मेनली ट्रीटमेंट है। मेम्ब्रेनस में देखें तो ये इसमें हेपेटाइटिस बी, साइफिलिस, SLE, एनसीड, सॉलिड ट्यूमर, इसमें स्पाइक्स देखने को मिलेंगे और इसमें अगर ये स्पाइक्स जो रहे 4 से कम रहा तो मोनीटर और 8 से ज़्यादा रहा तो इम्यूनोसप्रेशन। FSGS में मेनली अमाइनो एसिड, हीरोइन, HIV, रिफ्लक्स, हेपेटाइटिस C और ओबेसिटी से लेना देना है। उसके बाद इसमें LMS क्लोरोसिस और EM में क्या देखेंगे तो इफेसमेंट देखेंगे, इसमें भी स्टेरॉयड देते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में डायबिटीज होता है सेकेंडरी टू एडल्ट में देखने को मिलता है। LM में नोडुलर स्क्लेरोसिस होंगे जिसको हम कहते हैं किमेल स्टीयल विल्सन, KIMMELSTIEL। ठीक है, एमलॉयड में मल्टीपल माइलोमा या लिम्फोमा देखने को मिलेगा। कॉन्गो रेड स्ट्रेन में एप्पल ग्रीन बाइफर्केशन दिखता है। ठीक है, उसके बाद IgA नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और ये क्यों होता है, IgA एंटीबॉडी के कारण होता है। ठीक है, ये बाद में जाके RPGN भी बन सकता है। हेनॉक स्क्लेरोसिस पुल्परस चिल्ड्रन में होगा। ठीक है, एल्पोर्ट सिंड्रोम टाइप 4 कोलाजन एबनॉर्मलिटीज के कारण होता है।
इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इससे क्रोनिक किडनी डिजीज, हेमेटूरिया, ऑकुलर एबनॉर्मलिटीज और डिफनेस होगा। PIGN में क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होगा। ASO C3CH50 देखेंगे हम होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और सपोर्टिव केयर किया जाएगा। मेम्ब्रेनोप्रोफारेटिव में लो C3 दिखेंगे। टाइप 1 मेनली हेपेटाइटिस, इंडोकार्डाइटिस और SLE के कारण होता है। टाइप 2 मेनली डेंस डिपोजिट डिजीज के कारण होता है। लुपुस नेफ्राइटिस भी 5 भाग में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट सेकंड में नो से कुछ मिनिमल चेंजेज होते हैं। 3 4 में फोकल और डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। 5 में मेम्ब्रेनस और 6 में स्क्लेरोसिस देखने को मिलते हैं। क्रायोग्लोबुलिनेमिया में टाइप 1 में MM, टाइप 2 में हेपेटाइटिस C, टाइप 3 में क्रोनिक इन्फेक्शन और इसमें जो कॉज है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ग्रेनुलोमैटस पॉलीएंजाइटिस, इसमें हिस्ट्री ये रहेगा साइनोसाइटिस का, ठीक है। इसमें अनका पॉजिटिव होता है। क्रीसेंट ऑन बायोप्सी देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम का फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसमें होता क्या है, एक पार्टिकुलर पाथ अफेक्ट होता है। पार्टिकुलर पाथ कहने का क्या मतलब, फोकल मतलब कि पार्टिकुलर पाथ, कोई सेगमेंट, ना कि पूरा ग्लोमरस ही अफेक्ट होता है। उससे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कुछ सिम्टम के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो यूरिन होगा वो फोमी झाग की तरह दिखेगा, ठीक है। इसमें प्रोटीनूरिया होंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहेगा इसलिए यूरिन में कोलेस्ट्रॉल दिखेगा। किडनी फंक्शन कम हो जाएगा जिसके कारण बाद में सीवियरिटी में ये किडनी फेलियर भी हो सकता है। एरिथ्रोपोएटिन कम जाएगा। RBC सेल कम हो जाएंगे जिसके कारण आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होगा। अब इसका जो ये है ना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ये 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि अपने से होता है या जेनेटिक कारण से हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है, तो ये पहले तो फिल्टर डैमेज होता है जिसके कारण प्रोटीन और लिपिड लीकेज करता है यूरिन में, और प्रोटीन और लिपिड बिल्डअप करता है जिसके कारण डैमेज होता है और स्कार होते हैं, ठीक है। इसके कारण इदीमा भी होता है क्योंकि यहाँ पर वाटर का एक्सक्रीशन और सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं होता है, इसीलिए ये इदीमा भी होता है, ठीक है। अब इसका अगर ये पूछे कि इसमें कॉज क्या होता है, तो इसमें जो पोडोसाइट होता है ना, पोडोसाइट उसके फूड प्रोसेस में इफेसमेंट हो जाता है। जैसे कि ये सबसे ऊपर क्या होता है, ब्लड वेसल का एंडोथेलियम, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये इस तरह से विसरल पोडोसाइट प्रेजेंट होता है। ये जो पोडोसाइट है वो इस तरह का हो जाता है। इसका जो ये वाला है ना, ये पतला हो जाता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन ये सिंड्रोम है नेफ्रोटिक एडल्ट में। फोकल मतलब कुछ ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व है, सेगमेंटल मतलब कुछ ये पोर्शन ही इन्वॉल्व है, और ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस मतलब स्क्लेरोसिस होता है ग्लोमेरुलस में, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी तो बता भी दिया। ये HIV और हीरोइन के कारण भी होता है। ये IgA नेफ्रोपैथी के कारण भी होता है। तो पैथोजेनेसिस में अगर हम लिस्टिंग करें तो पहले तो ये इन्फास्मेंट देखे विसरल एपिथेलियम का, फिर प्लाज्मा प्रोटीन का इंट्रैपमेंट देखे, हायालिनोसिस और स्क्लेरोसिस देखे, मेसेंगियल प्रोफरेशन देखे, ठीक है। इसमें होता कैसा है, पिक्चर तो अभी दिखाती हूँ पिक्चर इसका। ये देखिए, कोई पार्टिकुलर पाथ इन्वॉल्व होता है इसमें। कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मेनली इफेसमेंट देखने को मिलेगा विसरल एपिथेलियम सेल में। कोलैप्सिंग ग्रैनुलोपैथी मेनली HIV पेशेंट में देखा जाता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में वे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीनूरिया, जनरलाइज्ड इदीमा, हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन। इसमें ये नॉन सेलेक्टिव होता है, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमेशा सही नहीं होता है, ये अदर चीज़ भी करना होता है। इसके 4 टाइप होते हैं, पेलीहिराल, टीप लेसन, कोलैप्सिंग एंड साइन क्वा नन। ये जो पेरीहिलार है, इसमें जो स्क्लेरोसिस होगा उसमें कहाँ पे होगा, तो ग्लोमेरुलर तप्त में, जहाँ पे वेस्कुलर पोल होते हैं, ठीक है। इसमें नेफ्रॉन का मास का लॉस नहीं होता है, लेस प्रोटीनूरिया, लेस स्टेरॉयड रिस्पॉन्स करता है अदर टाइप से। टीप लेसन मतलब टीप में प्रॉब्लम होता है, मतलब जहाँ पर से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स का आउटलेट स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है।
तीसरा क्या है, कोलैप्सिंग। इसमें क्या होता है ना, सीधे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप है वो कोलैप्स करने लगता है। ये आइडियोपैथिक होगा या HIV के कारण होगा, ठीक है। चौथा क्या है, साइनिकुआ नन। इसमें भी कैपिलरी लूप में ही होता है, लेकिन इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसके कारण मैट्रिक्स ज़्यादा हो जाता है। देखिए, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें होता क्या है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन होता है। जैसे कि मिनिमल जो था मोस्ट कॉमन चाइल्ड में था, फोकल सेगमेंटेड मोस्ट कॉमन एडल्ट में था, वैसे ही ये मोस्ट कॉमन एल्डर पीपल में होता है, 30 से 50 साल के लोगों में देखा जाता है। ये जैसे कि ये जो फोकल था वो ज़्यादा HIV से रिलेटेड था, वैसे ही ये ज़्यादा मेलिग्नेंसी से रिलेटेड होता है। ये दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी 85% होता है जो आइडियोपैथिक और नॉन कॉज होता है। सेकेंडरी जो होता है वो ड्रग जैसे कि पेनिसिलिन, कैप्टोप्रिल, एनसीड। मेलिग्नेंसी जैसे कि ये सॉलिड ट्यूमर, कार्सिनोमा ऑफ कोलोन, लंग, मेलानोमा, इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक डिजीज, ये सब के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है डिजीज है ना वो हेमन नेफ्राइटिस मॉडल को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें हेमन एंटीजन होता है या मेगालिन एंटीजन होता है, वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है। C5b और C9 क्या करता है, अटैक कर देता है पोडोसाइट पर, जिसके कारण प्रोटीन लीकेज देखने को मिलता है। लाइट माइक्रोस्कोपी में डोम स्पाइक लाइक पैटर्न दिखेंगे, ठीक है। कहाँ पे, तो सब इपिथेलियल टिश्यू में। इनफ्लोरोसेंस में C3 और IgG का डिपोजिशन मिलेगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वही होता है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, चलिए अब समरी कर लेते हैं ग्लोमेरुलर डिपोजिट का, ठीक है। जैसे कि सब इंडो इपिथेलियम में किसका किसका डिपोजिट देखे, तो PSGN जिसको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, MGN, हेमन, RPGN और MPGN में टाइप 1 में होता है, रेयरली होता है लेकिन होता है। ये सब इपिथेलियम का था। अब सब इंडोथेलियम का कौन कौन सा हो जाएगा, तो MPGN, और ये इसमें टाइप 1, और मेनली ये जो होता है ना, जो MPGN है, ये सब इंडोथेलियम में होता है, रेयरली ही सब इपिथेलियम में देखा जाता है। सिस्टमेटिक लुपुस एरिथेमस, एक्यूट GN, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन कौन सा डिपोजिशन होता है, तो MPGN टाइप 2 और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। मिसेंगियल में किसका किसका डिपोजिशन होता है, तो IgA नेफ्रोपैथी, HSP हेनॉक करके जो पुरपुरा था, GVM, ठीक है, गुड पाचर्स, RPGN, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ग्लोमेरुलर डिजीज है, इसमें थायराइडाइजेशन मतलब कि अपीयरेंस सिमिलर टू थायराइड फॉलिकल ऑफ द किडनी कब दिखता है, तो उसमें एक तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, एक क्रोनिक ट्यूबुलो इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस में। अगर कोई पूछे कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो उसका शेप थायराइड की तरह कब दिखता है, उसको क्या कहते हैं, थायराइडाइजेशन। तो दो बीमारी में, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक ट्यूबुलो इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 3 कहा जाता है, ठीक है। और एक और है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। अब अगर कोई पूछेगा RBC कास्ट या डिस्मॉर्फिक RBC किसके सेडिमेंटेन में दिखता है, द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, तो वो हो जाएगा मलेरिया और शिस्टोसोमियासिस, ठीक है। उसके साथ साथ HIV, क्रोनिक हेपेटाइटिस B और C भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा, मलेरिया और शिस्टोसोमियासिस। प्रोटोटिपिकल फॉर एक्यूट इंडोकैपिलरी प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कौन सा होगा, तो क्या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं प्रोटोटिपिकल
फॉर एक्यूट इंडोकैपिलरी प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो वो हो जाएगा PSGN। ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकल स्ट्रेन है जो एसोसिएटेड होता था किससे, तो इम्पेटिगो से। कौन सा था ये, तो मैंने पढ़ाया था, एम टाइप 47, 49, 55, 2, 60, 57। ठीक है। और जो फेरिंजाइटिस से एसोसिएटेड है एम टाइप 1, 2, 4, 3, 25, 49 और 12। ठीक है। उसके बाद किडनी हैव सब कैप्सुलर हेमरेज विथ ए फ्ली विथिन अपीयरेंस, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे उसको मारा गया है। फ्ली विथिन अपीयरेंस किस में दिखेगा, एक बार लिख देती हूँ, फ्ली विथिन अपीयरेंस किस डिजीज में दिखता था, याद कीजिए, इंडोकार्डाइटिस एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है इंडोकार्डाइटिस एसोसिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, तो इन्फेक्शन को हटाना, इसलिए 4 से 6 वीक के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। में प्रोड्यूस, इसमें से कौन जो है वो दोनों नेफ्राइटिक भी होता है, नेफ्रोटिक के भी साइन और सिम्टम होते हैं, और उसमें लार्ज हाइपर सेलुलर ग्लोमेरी इंक्रीज मेसेंजियल मैट्रिक्स दिखता है, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ठीक हो जाएगा, 2 लेयर दिखेगा, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। जैसे ही ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये मेम्ब्रेनो प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस MPGN। अब MPGN तो टाइप 2 टाइप का था, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में प्रेजेंट होता है सब इंडोथेलियल डिपॉजिट में, और उसमें लो C3 देखने को मिलता है। टाइप 2 में क्या होता है, इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट होता है, रिबन लाइक पैटर्न, और इसमें IgG एंटीबॉडीज मिलते हैं, और इसमें भी लो C3 होता है। ठीक है। अगर कोई पूछे कि जो मोस्ट प्रोफरेटिव कौन सा टाइप होता है MPGN का, तो वो हो जाएगा टाइप 1। ठीक है। अब आते हैं FSGS में। पैथोलॉजिकल चेंजेस इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट क्या देखने को मिलता है, तो ग्लोमेरुलाई जो है वो लोकेटेड होगा कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन पे। ठीक है। उसके बाद इसमें हाईएस्ट रिपोर्टेड इंसिडेंस रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के दिखते हैं, परमोली इम्बोलिज्म के दिखते हैं, और ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस के दिखते हैं। कौन सा ऐसा नेफ्रोपैथी है जिसमें रीनल वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। क्या, मेम्ब्रेनस ये नेफ्रोपैथी मतलब कि ये मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या से एसोसिएशन होता है, रीनल थ्रोम्बोसिस से। ठीक है। थिकनिंग ऑफ GBM मेनली किस में होता है, तो ये सेंसेटिव इंडिकेटर होता है प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज, लेकिन ये कोरिलेट पुअरली करता है। ठीक है। अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होता है जिनको डायबिटिक ये नेफ्रोपैथी हो चुका है, तो उनमें एल्बिन्यूरिया ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। पोटेंट रिस्क फैक्टर क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर इवेंट का, और डेथ होने का कारण क्या होता है, तो माइक्रो एल्बिन्यूरिया। ठीक है। क्या, माइक्रो एल्बिन्यूरिया। मोस्ट रीनल अमाइलोइडोसिस का रिजल्ट के कारण क्या होता है, फेवरिली डिपॉजिट होता है IG का लाइट चेन में। ठीक है। लेसन इन HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी, तो HIV से रिलेटेड कौन होता है, तो FSGH। ठीक है। और हेपेटाइटिस B से तो MPGN एडल्ट में, MGN चाइल्ड में। याद रखिएगा हेपेटाइटिस कौन सा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस HIV से रहता है, तो HIV से रहता है हमारा FSGH। ठीक है। और उसके बाद हेपेटाइटिस B से चाइल्ड में और एडल्ट में, चाइल्ड में रहता है MGN और एडल्ट में रहता है MPGN। ठीक है। जो सिस्टोसोमियासिस है स्पेसिस, मोस्ट कॉमनली उससे कौन सा होता है बीमारी, कौन सा सिस्टोसोमियासिस स्पेसिस से मेनली किडनी प्रॉब्लम होता है, तो सिस्टोसोमा
मानसोनी। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में क्या डिफरेंस है। तो अगर कोई पूछे नेफ्रोटिक क्या है, नेफ्रोटिक, ओ आ गया ना, ओ मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटीन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका याद रखिएगा ई पाल से, ई पाल, ई से इदीमा होता है, पी से प्रोटीनूरिया होता है 3.5 ग्राम पर डे, ए से क्या हो जाएगा, एल्बुन्यूरिया, हाइपो एल्बुन्यूरिया। ठीक है, उसके बाद एल से क्या हो जाएगा, हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड ज़्यादा होता है। अब अगर यही जब आ जाए कि इसमें कौन कौन से डिजीज आते हैं, तो अभी आपको देखे थे चाइल्ड में क्या आता था, MCD, MGN, डायबिटिक मेलिटस नेफ्रोपैथी, रीनल एमाइलोइडोसिस, FSGH। ठीक है, अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट कौन सा होता है, तो वही फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन तो MCD। चलिए अब नेफ्राइटिक में आते हैं। नेफ्राइटिक का क्या सिम्टम है, ओ हाँ, ठीक है, ओ आह, ओ से ओलिगोयूरिया, H से हेमेटूरिया, H से हाइपरटेंशन और A से एजोथेमिया। अगर कोई पूछे डिजीज जो प्रेजेंट करता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम को, तो वो हो जाएगा PSGN और रैपिडली प्रोग्रेसिव GN, गुड-पाचर सिंड्रोम, एल्पोर्ट सिंड्रोम और लूपस नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिक में की फाइंडिंग क्या है, तो RBC कास्ट, कौन सा है, RBC कास्ट। नेफ्रोटिक ग्लोमेरुलर डिजीज में जो MCD था, MCD में मिनिमल चेंज डिजीज क्या क्या मेन था, तो इफेक्टमेंट मिलेगा फूड प्रोसेस का, हाईली सेलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया होंगे, इसका गुड रिस्पॉन्स होता है एस्टेरॉयड का, और इसका प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट होता है। MGN मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये आइडियोपैथिक होता है, लेकिन कभी कभी SLE, हेपेटाइटिस बी, साइफिलिस, गोल्ड, पेनिसिलामाइन, मैलिग्नेंसी, ये सब के कारण होता है। इसमें कैसा दिखाई देगा आपको, बीएम थिकनिंग, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। ठीक है, कैसा, स्पाइक और डोम अपीयरेंस। इसमें पुअर रिस्पॉन्स होता है स्टेरॉयड का। DM नेफ्रोपैथी, इसमें माइक्रो एंजियोपैथी के कारण BM थिकनेस होगा, और ये दो तरह का होता है, डिफ्यूज और नोडुलर। नोडुलर होगा तो इसमें क्या होंगे, कीमेल, स्टेल, विल्सन नोड्यूल्स देखने को मिलेगा। रीनल एमिलोइडोसिस, इसमें सब एंडोथेलियल में सिंगल एमिलोइड डिपॉजिट होता है, पास निगेटिव होते हैं, एप्पल ग्रीन अपीयरेंस होता है कॉन्गो रेड स्ट्रेन पे। ठीक है, अब नेफ्राइटिक में क्या था, PSGN है ना, वो मेनली ये स्ट्रेप्टोकोकस A से रिलेटेड होता है। इसमें हाई ASO टीटर देखते हैं। मोस्ट कॉमन पेडियाट्रिक कॉज है ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम का। इसमें हाइपर सेलुलर ये ग्लोमेरुलाई देखेंगे, लंपी बम्पिंग डिपॉजिट होगा IgG और C3 का। ठीक है, ये अपने आप सही हो जाता है। RPGN पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस, इसका इटियोलॉजी है 50% में। ये 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 को एंटी GBM एंटीबॉडी इंड्यूस्ड डिजीज कहेंगे, टाइप 2 को इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड डिजीज कहेंगे, टाइप 3 को पॉसी इम्यून टाइप कहेंगे। ठीक है, गुड पाचर्स में एंटी GBM एंटीबॉडी और एंटी ग्लोमुलर एल्वियोलर BM एंटीबॉडी देखेंगे। लीनियल पैटर्न होता है IgG का, हेमेटूरिया और हेमोप्टाइसिस देखने को मिलता है। एल्पोर्ट सिंड्रोम, ये 20 साल से पहले होता है, हेरिडेटरी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं कोलाजन 4 का। लीकी BM होता है, हेमेटूरिया, हियरिंग लॉस और ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। लूपुस नेफ्राइटिस में कैसा होता है, तो इसमें वायर लूप अपीयरेंस होंगे। कैसे, वायर लूप अपीयरेंस देखने को मिलता है। और उसके बाद ये कोरिलेट किससे करता है, रीनल डिजीज से, तो इसमें एंटी DS DNA होंगे।
ये ओनली रिलायबल मेथड होता है ये लुपुस नेफ्राइटिस को जानने के लिए। वो कौन सा है? तो रीनल बायोप्सी। मोस्ट वेरिड कोर्स कौन सा होता है लुपुस नेफ्राइटिस का? तो क्लासिक टाइप 3। उसके बाद जो कौन सा क्लास नेफ्राइटिस का जो होता है लुपुस नेफ्राइटिस का, वो ग्लोबल डिफ्यूज प्रोफरेटिव रेशन रखता है, तो क्लास 4। वर्स रीनल प्रोग्नोसिस बिना ट्रीटमेंट का कौन सा है? तो क्रीसेंट ऑन बायोप्सी। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस किस में देखते हैं? तो क्लास 5 नेफ्राइटिस में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब क्या कह रहा है ये तो अभी नहीं बस